हेलो, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज शिवम अग्रवाल। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि आज की क्लास में हम ऑप्टिक्स वाले टॉपिक के एमसीक्यू करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज की क्लास में हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। सभी लोग जल्द से जुड़ जाइए, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार मुझे बताइए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है? क्या आप लोग, क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है? एक बार जरा कमेंट करके बताइए, इज ऑडियो वीडियो क्लियर टू ऑल? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हमें घास हरा रंग का क्यों दिखाई देता है। ये ऑप्टिक्स वाले टॉपिक में आप जानते हैं वस्तुओं के रंगों से संबंधित प्रश्न है। इस कॉन्सेप्ट पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। जो भी स्टूडेंट्स तांडव के एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है आज की क्लास में ही आने वाला है ना। बाकी जिन लोग स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया है वो उसका आंसर करेंगे, है ना। तो जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए, कोई भी वस्तु हमें जिस रंग की दिखाई देती है ना, कोई भी वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है वो हमें उस रंग की दिखाई देती है। अगर कोई वस्तु हमें हरे रंग की दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि वो हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर ले रही है, केवल हरे रंग को क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है। अगर कोई वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि वो लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी सभी कलर्स को क्या कर ले रही है, एब्जॉर्ब कर ले रही है। अगर कोई वस्तु हमें सफेद रंग की दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो सभी रंगों को परावर्तित कर रही है। अगर कोई वस्तु हमें काले रंग की दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो सभी रंगों को क्या कर ले रही है, अवशोषित कर ले रही है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि अगर कोई वस्तु आपको काली दिख रही है मतलब वो सभी रंग्स को, सभी कलर्स को क्या कर ले रही है, ऑब्जर्व कर ले रही है। अगर कोई वस्तु आपको रेड दिख रही है, मतलब वो आप जानते हैं सभी रंगों को अवशोषित कर रही है, लेकिन रेड रंग को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर कोई वस्तु आपको सफेद दिख रही है, मतलब वो सारे रंगों को परावर्तित कर दे रही है। समझ पा रहे हो? तो आप जानते हैं यदि घास हमें हरा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि हरे रंग को परावर्तित करेगा। इसका मतलब ये है कि हरे रंग को परावर्तित करेगा। तो ये हरे रंग के प्रकाश को क्या करती है, हमारी आंखों पर परावर्तित कर देती है। तो सही है, ये हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेती नहीं। हरे रंग के अलावा अन्य सभी रंग को नहीं। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। तो ये हरे रंग के प्रकाश को क्या कर लेती है, परावर्तित कर देती है, बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए हरी दिखाई देती है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा अच्छा लगा, मजा आया आपके साथ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? When light enters from rarer medium to denser medium। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई मान लो यहाँ पर क्या है, मैंने एयर ले लिया और आप वायु में खड़े हो, जैसे आप हवा में खड़े हो आप, है ना। और आप क्या कर रहे हो, नदी के किनारे गए और आप क्या कर रहे हो, वाटर में क्या कर रहे हो, मान लो टॉर्च टॉर्च मार रहे हो, वाटर में लाइट डाल रहे हो आप। तो जब आपका जो लाइट रे है, ये आप जानते हैं ये क्या है, आपका लाइट रे है। ये आपकी लाइट रे है। जब लाइट जो है, आप जानते हैं रेयरर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। तो आपको बताना है कि ये सीधी निकल जाएगी, ये आप जानते हैं ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल की तरफ इस तरह से मुड़ेगी, ये आपको बताना है कि नॉर्मल से दूर हटेगी। तो जब हमारी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है ना, तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। लाइट की स्पीड कम होने से आप जानते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल ये क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पर आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लाइट की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है। तो इसकी गति, है ना, अगर प्रकाश क्या होगा, प्रकाश आप जानते हैं अगर एयर से कहाँ जा रहा होगा, वाटर में जा रहा होगा, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल घट जाती है। तो चाल घट जाती है इसकी, है ना। तो इसकी गति पहले से कम होती है फिर बढ़ती है, नहीं, ये नहीं है। इसकी गति बढ़ती है नहीं, इसकी गति कम हो जाती है, हाँ। तो इसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथ्स आपके सब्जेक्ट थे, आपको मैथमेटिक्स से वर्ग 2 दे पाएंगे आप, है ना। बायोलॉजी रहा होगा तो आप साइंस से भी वर्ग 2 दे पालेंगे। ठीक है। वर्ग 3 की क्लास चल रही है डेली, अभी कुछ दिन एप्लीकेशन पे चल रही क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है ना।
तो आपको इसकी फोकस दूरी बताना कितनी होगी अवतल दर्पण की, है ना। बताओ। तो अवतल दर्पण की अगर हम चर्चा करें तो आप जानते हैं भाई अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण होता है, ये हमारा अवतल दर्पण होता है। इसमें आप जानते हैं सब कुछ कहाँ बनता है, इसमें सब कुछ यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है यहाँ पर नेगेटिव होता है। इस अवतल दर्पण का यहाँ कहीं पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ कहीं क्या होगा, इसकी फोकस दूरी होगी, है ना। इसकी वक्रता त्रिज्या दी है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आप जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर मिरर तक की जो डिस्टेंस होती है ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, वक्रता त्रिज्या गिवन है, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी पर आपको क्या मिलता है, फोकस दूरी मिलती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप जानते हो भाई आर आपको अगर गिवन है, आर कितना गिवन है, 12, आर आपको 12 गिवन है और आपको एफ निकालना है तो आप क्या कर दोगे, r/2 कर दोगे। एफ बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटे क्या करोगे, 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन अब चूंकि अवतल दर्पण है तो इसमें ये सब क्या बनेगा, माइनस की तरफ बनेगा। ये इसमें कहाँ बनेगा, माइनस की तरफ। इसमें ये सब कहाँ बनेगा, माइनस की तरफ बनेगा, क्योंकि क्या कह रहा है, ये अवतल दर्पण कह रहा है। क्योंकि आप जानते हैं जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं इसका जो गोला है कहाँ कंप्लीट करते हैं हम, नेगेटिव की साइड कंप्लीट करते हैं। इसका गोला नेगेटिव साइड, इसका देखो आप, इसका देखो ये इस तरफ ये पॉजिटिव साइड होती है और ये नेगेटिव साइड होती है ना। आप जानते हैं कि ये क्या होती है, पॉजिटिव साइड होती है और नेगेटिव साइड होती है। तो इसकी फोकस दूरी कहाँ आ रही है, नेगेटिव तरफ आ रही है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहाँ आ रहा है, नेगेटिव की तरफ आ रहा है। तो -6 आंसर आ जाएगा हमारा। तो -6 और आंसर, -6 और आंसर। बताइए। तो प्रिंसिपल फोकस विल बी एट -6 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है यार, बताओ। आप जानते हैं 1/f = 1/v+1/, क्या होता है, u होता है। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी किसके बराबर होती है, इनका एलसीएम ले लेते हैं अपन। इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये u × v आ जाएगा, ये आ जाएगा u प्लस क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना तो उसको भी पलट दो, तो u × v बराबर क्या हो जाएगा, u + v हो जाएगा। तो है ना, u × v/u + v, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कितने लोगों का सही आया बताओ, समझ में आ रहा है, जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन बन रहे हैं आपको, बोलो एक बार, यस और नो। नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, बताइए। बताइए क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कह रहा है वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी, 26 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख अक्ष पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा, है ना। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको बताना है, बताओ। देखो कुछ ऑप्शन तो मैं देख कर ही काट दे सकता हूँ, है ना। कुछ ऑप्शन तो मैं देख कर ही काट सकता हूँ, ठीक है। देखो 2-3 ऑप्शन तो मैं देख कर ही काट दूंगा, दिखाऊं कैसे, है ना। आ जाओ, चलो देखना ध्यान से। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये अवतल दर्पण है, अगर तुमने अवतल दर्पण पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन तुम देख कर बता सकते थे कि आंसर आने वाला है सी। सॉल्व ही नहीं करना है, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो तुम सॉल्व नहीं करोगे। तुम कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें नीड नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐप पर लाइव क्लासेस चल रही है, मयंक,
मयंक ऐप पर लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आपको मैंने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण बताया था ना कि हाँ सर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की 6 कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अवतल दर्पण होता है ये। ध्यान से सुनना, जरा समझा रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बता देना उद्देश्य नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए तो तुम बिना पेन चलाए क्वेश्चन को हल कर दो, ये मैं चाहता हूँ। तुम्हें न्यूमेरिकल में फॉर्मूला भी ना लगाना पड़े। ऐसे भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल टेक्निक्स हैं कि तुम इस क्वेश्चन में पता है फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। इफ यू वांट देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंड सॉल्व एंड कैलकुलेट द आंसर। बट इफ यू हैव strong conceptual command on this concept, so you can directly identify the option आंसर। आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं। तो आप जानते हैं ये हमारा क्या होगा, यहाँ कहीं पर क्या होता है इन्फिनिटी होगा, यहाँ कहीं पर क्या होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ कहीं पर क्या होगा एफ होगा। अब मैंने आपको क्या बताया है, ये कि हमारा क्या है पोल है पी है। अब मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया कि या तो आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है या इन्फिनिटी और आप जानते हैं सी के बीच में होता है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन के ऑब्जेक्ट सी पर ही आ जाए। चौथी कंडीशन सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए, है ना। पांचवी कंडीशन क्या होती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाए, एफ पर आ जाए। छठवीं कंडीशन क्या होती है कि एफ और पी के बीच में आ जाए। तो कॉनकेव मिरर में, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मतलब कि अवतल दर्पण जो है, इसमें अगर मैं देखूं तो प्रतिबिंब की 6 स्थितियां हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट 6 जगह रखा जा सकता है। अब मैंने आपको बताया था, इसकी ट्रिक बताई थी कि आपको कोई रे डायग्राम वगैरह नहीं खींचना, आप सीधी उल्टी गिनती लिख लो। इस छठवीं वाली को छोड़ दो तुम, अभी पांच के लिए सीधी गिनती लिख लो। कैसे, यहां से गिनती लिख लो नीचे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या हो जाएगा बेटा 5। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है सेकंड पोजीशन इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में है, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बन रहा सेकंड पोजीशन, मतलब कि एफ और सी के बीच में बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट सी पर ही आ गया है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, क्योंकि देखो 3 कहाँ है, 3 यहाँ लिखा है। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, ये चौथी पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इमेज बनेगा। आप जानते हैं चौथा पोजीशन ये रहा, मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच में। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। और अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ और पी के बीच में है, तो इमेज कहाँ बनता था, आप जानते हैं दर्पण के पीछे बनता था। इमेज कहाँ बनता था, दर्पण के पीछे बनता था। इमेज कहाँ बनता था, दर्पण के पीछे बनता था। अब जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या दिया है तुम्हें। तो कॉन्सेप्ट जिसके स्ट्रॉन्ग है, जैसे मुझे अगर आप बोलते, अगर आप मुझे एग्जाम के अंदर बोलते तो मैं इस क्वेश्चन को बिना, आप जानते हैं, बिना सॉल्व की आंसर लगा देता। क्यों, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु की कोई वस्तु एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ये अवतल दर्पण है ना। वो कह रहा है इसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर दिया, ये एफ है उसका, कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। अब 12 दूनी 24, मतलब आप जानते हैं फोकस दूरी के दुगनी डिस्टेंस पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, आप जानते हैं भाई, आपको मैंने एक चीज बता रखी है मेरे बच्चे, आपको मैंने बता रखा कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो f का दुगना कर दो तो r मिल जाएगा। तो मैंने f का दुगना किया तो 24 सेंटीमीटर मुझे क्या मिल गया, 24 सेंटीमीटर ये मुझे r मिल गया। वो वस्तु कह रहा है, मतलब वस्तु कहाँ नहीं रखी, वस्तु सी पर भी नहीं रखी है, वस्तु कह रहा है कहाँ रखी है, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट रखा है हमारा कहाँ पर, 26 सेंटीमीटर पे रखा। तो यहाँ कहीं 26 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ तक 24 है तो इसके पीछे ही रखा है ना, 26 पे रखा है। अब तुम एक बात जानते हो बेटा, एक बात बहुत अच्छे से जानते हो बच्चे, कि जैसे जैसे तुम वस्तु को आगे ले जाते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारा प्रतिबिंब कहाँ आता जाता है, पीछे आता जाता है ना। तो तुमने एक चीज देखी, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस पे होता, अगर ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पे होता तो तुम्हारा इमेज कहाँ बनना था, इन्फिनिटी पर। तो क्या उसने ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर पे रखा है, 12 सेंटीमीटर पे होता तो फोकस पर आ जाता। तो क्या उसने 12 सेंटीमीटर पर रखा है, नहीं। तो आप जानते हैं 12 सेंटीमीटर पे तो नहीं है। क्या उसने आपका जो वस्तु है वो 12 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे, नहीं, उसने तो 26 पे रखा है। 26 तो 12 से कम नहीं है। जब 12 से कम होता तभी ऑब्जेक्ट कहां पहुंचता, तभी इमेज कहां पहुंचता, दर्पण के पीछे पहुंचता। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, दर्पण के पीछे तो नहीं जा सकता, क्योंकि दर्पण के पीछे तभी जा सकता था जब आप जानते हैं ये 12 से कम दूरी पर रखा होता। 12 से कम की दूरी पर ही नहीं रखा तो ऑब्जेक्ट के दर्पण के पीछे तो नहीं जा सकता। अच्छा, क्या आपका इमेज जो है,
24 सेंटीमीटर पे बन सकता है? नहीं, क्योंकि 24 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और अवतल दर्पण के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। तो भाई मेरा आंसर 24 सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता, आप जानते हैं, है ना। आप जानते हैं दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये थोड़ा कंसीडर किया जा सकता है ना। आप जानते हैं दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर कंसीडर कर सकते हैं। देख लेते हैं, अरे ये कहां गया आ गया यार मैं, ये देखो, ये आपका आंसर 24 सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता, 24 सेंटीमीटर भी आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 24 तो आंसर तब आ सकता था मेरे भाई, 24 तो आंसर तब आ सकता था जब वस्तु कहां रखी होती, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखी होती, लेकिन नहीं रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो दो ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही काट दिए, क्वेश्चन को देखकर ही काट दी दो ऑप्शन मैंने, है ना। ये भी नहीं हो सकता। अब 26 सेंटीमीटर से परे स्थित किसी बिंदु पर, यह भी नहीं हो सकता आंसर। क्यों? यह भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे मुझे एक चीज पता है कि वस्तु जितनी दूर होती है प्रतिबिंब दर्पण के उतने पास बनता है, हाँ या ना। आप जानते हैं जब वस्तु इन्फिनिटी पे थी तो इमेज कहां बन रहा था, फोकस पर। तो वस्तु कहां है? आप जानते हैं वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होती है, मान लो अगर यहां रखी है वस्तु, ये सेकंड पोजीशन पर, तो इमेज कहां बनता है? तो आप जानते हैं इमेज बनता है, आप जानते हैं एफ और सी के बीच में। मतलब जो भी इमेज बनना है ना, वो आप जान रहे हैं भाई 24 और 12 के बीच में बनना है, 24 और 12 के बीच में बननी इमेज। तो हमें पता लग गया कि भाई 24 और 12 के बीच में बननी, तो आंसर सी हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया? देखो ये तो मैंने समझाने के लिए इतना समय ले लिया तुम्हें, मैं समझाने के लिए इतना समय ले लिया। अगर तो मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन करना होता तो मैं वैल्यूज देखता, इसको काट देता, इसको देखकर काट देता, इसको काट देता और ये बता देता आंसर है, खत्म। देखकर काट देता और आंसर बता देता, ये है। मुझे सॉल्व थोड़ी करना था। वर्ग एक का तो नहीं पता, लेकिन वर्ग दो आप मैथमेटिक्स से दे सकते हो, वर्ग दो मैथमेटिक्स से दे सकते हो, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आएगा। शायद से आप वर्ग एक भी मैथमेटिक्स से दे पाएंगे। समझ गया? अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो दूसरा तरीका क्या है? ऐसे नहीं करना था तो दूसरा तरीका तो ये भाई, आप क्या लगा लो, दर्पण सूत्र लगा लो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगर नहीं करना था वैसे तो ऐसे कर लो यार। एक प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस 1.5 है, गोलीय दर्पण से पीछे वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? बताओ, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, है ना? बताओ, करो उस क्वेश्चन को। आवर्धन दिया है आपको, करो उस क्वेश्चन को। आवर्धन निकालने का एक और फॉर्मूला आप जानते हैं, आवर्धन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है भाई, मैं आपको बता दूं। आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू होता है माइनस वी बाई क्या होता है, u होता है। इससे भी आप क्या निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन बाय दिस फॉर्मूला। निकालो जरा, तुम लोग टाइम दे रहा हूं मैं आपको। इस फॉर्मूले से भी मैग्निफिकेशन निकाला जा सकता है दर्पण के केस में। दर्पण के केस में अपन इस फॉर्मूले से भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो दर्पण के केस में मैग्निफिकेशन निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप निकाल लो भाई किससे, या तो आप निकाल सकते हो भाई प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, उससे निकाल लो, या इससे निकाल लो। तो आपको m कितना दिया है? m दिया है 1.5 बराबर माइनस, तो ये रहता ही है ना। ठीक है, आप देख रहे हो भाई कितना दिया है आपको, माइनस v, और अपन क्या दिया है, u। u तो हमेशा क्या होता है, u हमेशा नेगेटिव होता है ना। वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। देखो वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है बेटा, मैंने आपको बताया, कोई सा भी मिरर ले लो आप, वस्तु हमेशा नेगेटिव साइड पे रखी जाती है ना। तो u तो ऑलवेज नेगेटिव होता है। u कितना दिया, 30 दिया, तो ये कट जाएगा, है ना। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 45। v क्या होता है, वस्तु की दूरी नहीं होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो आप जानते हैं ये क्या बनेगा, आप जानते हैं 45 सेंटीमीटर पर दर्पण के सामने, है ना। तो 45 सेंटीमीटर बताओ दर्पण के सामने बनेगा पीछे? अब तुम बता दो, अब तुम बता दो सर कैसे बताएंगे। तो आंसर देख लो, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, आंसर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, आंसर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव साइड बनेगा,
पॉजिटिव साइड बनेगा मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 45 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो इमेज नेगेटिव साइड बनता, नेगेटिव साइड बनता मतलब दर्पण के सामने बनता। समझ रहे हो बात को? पॉजिटिव वैल्यू आई ना, पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि पॉजिटिव साइड बन रहा हो, पॉजिटिव साइड जाएगा इमेज तो कहां जाएगा, दर्पण के पीछे जाएगा। नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताओ। राइट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो, तब तक मैं तुम्हारी कमेंट देखता हूं। आइडेंटिफाई दी राइट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई दी राइट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई दी राइट स्टेटमेंट परावर्तन के संबंध में। पढ़ लिया क्वेश्चन, बताओ आंसर। देखो अवतल दर्पण आप जानते हैं क्या करता है, अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को क्या कर देता है, अभिसारित कर देता है। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या कहलाता है भाई, मिलाता है। बिल्कुल सही बात है, ये अवतल दर्पण है, इस पर अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये क्या करता है, उनको मिलाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, गलत है ये। उत्तल दर्पण तो क्या करता है भाई, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या करता है कि अगर प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो दर्पण से टकरा के ये फैला देता है, अपसारित करता है, अभिसारित नहीं करता। फैलाता है मतलब कि अपसारित करता है। उत्तल दर्पण आप जानते हैं वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब दे सकता है, नहीं उत्तल नहीं दे सकता, या अवतल दे सकता है। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब दे सकता है, बिल्कुल सही है। तो आपका बी सही है और आपका डी सही है। बी और डी सही है तो आपका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। बी और डी सही है तो आपका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। देखो ये चैप्टर के क्वेश्चन अगर तुमने नहीं पढ़ा है चैप्टर तो तोते लाल हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपने ये लाइट वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो ये आप सोच रहे हो यार कैसे लगा रहे हो यार, कैसे लगा रहे हैं सर, कि आभासी बनता है रियल बनता है, रियल बनता है आभासी बनता है, किसी में दोनों बनते, किसी में केवल वास्तविक बनता है, किसी में केवल रियल बनता है, कैसे लगा रहे हैं सर ये आंसर। तो अगर तुमने कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े हैं ना तो इस वाले टॉपिक में, जो ऑप्टिक्स वाला टॉपिक है ना, इसमें आपके तोते लाल हो जाएंगे, है ना। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है इसमें। और आपने अगर एक बार पढ़ लिया इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से, एक बार अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ताउम्र आप भूलोगे नहीं, ताउम्र नहीं भूलोगे आप। समझ रहे हो बात को, एक बार कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। पूरा कॉन्सेप्ट पिछले 7-8 दिनों से, लगभग 7-8 दिन से केवल मैं प्रकाश ही पढ़ा रहा हूँ। एप्लीकेशन के अंदर में 7-8 दिनों से केवल लाइट ही पढ़ाने लगा हूँ, ऑप्टिक्स ही पढ़ाने लगा हूँ। और अभी 3-4 दिन और पढ़ाऊंगा अभी प्रकाश। नेक्स्ट, 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी, बताओ। वाह, क्या तो क्वेश्चन पूछा है पाजी, है ना। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा है, आसान क्वेश्चन लेकिन क्लासिकल, इजी बट क्लासिकल क्वेश्चन। बताओ जरा, मैं देखना चाहता हूं तुम क्या आंसर करोगे इस क्वेश्चन का, मैं देखना चाहूंगा तुम क्या आंसर करोगे। जल्दीबाजी में यहां पर गलती होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं। करो ना। हाँ। देखो यार उसने क्या तुम्हें गिवन किया है, पहले देखो ध्यान से। अवतल दर्पण दिया है, कह रहा है तुमसे कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी, 100 सेंटीमीटर है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या आप जानते हैं ये ध्रुव है, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव के बीच की दूरी को ही तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या देकर वक्रता त्रिज्या ही तो पूछ रहा है तुमसे। ध्रुव मतलब कि पोल, और वक्रता त्रिज्या मतलब सीन के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये 100 ही तो होगी, तो ये 100 ही तो होगी, है ना। 100 ही होनी है ये। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है ना? किस स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब देता है ना? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और अवतल दर्पण में आप जानते हैं फोकस के पीछे कहीं पर भी वस्तु रखी हो, प्रतिबिंब क्या होना है? वास्तविक। और अगर फोकस के आगे वस्तु आ गई, फोकस या फोकस के पीछे कहीं पर भी वस्तु रखी हो, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और आप जानते हैं, और अगर प्रतिबिंब और इमेज कहाँ गई भाई? इमेज अगर आप जानते हैं फोकस से आगे आ गई, वस्तु अगर फोकस से आगे आ गई, सॉरी, वस्तु अगर फोकस पर है या फोकस के पीछे कहीं पर भी है, जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, अवतल दर्पण की बात चल रही है। अवतल दर्पण मैंने आपको क्या बताया था भाई? जितनी इमेज उल्टी होती है, सारी उल्टी इमेज क्या होती हैं? जितनी भी ये उल्टी इमेज होती हैं, उल्टी इमेज क्या होती हैं? वास्तविक। तो जब तक आपका जो वस्तु है वो फोकस पर हो या फोकस के पीछे कहीं पर भी हो, तो आपका प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक ही मिलना है। एक कंडीशन ऐसी होती है अवतल दर्पण में कि अगर वस्तु फोकस के आगे आ गई तो ही आपका प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? सीधा। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। अब पढ़ लो आराम से क्वेश्चन को, अब मजे से पढ़ो क्वेश्चन को। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया हो, नहीं सीधा, ये तो क्या बन जाएगा? ये तो सीधी और आप जानते हैं आभासी बन जाएगी। जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो, हाँ तब बन सकता है, मान सकते हैं, तब बनेगा, बिल्कुल वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु को फोकस पर रखा गया हो तब भी वास्तविक बनेगा, है ना? दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा तीसरा के साथ आंसर क्या जाएगा? नहीं ये नहीं जाएगा, इसमें पहले को भी सही माना है। दूसरे तीसरे के साथ आंसर जाएगा ए। दूसरे और तीसरे के साथ आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। मेरी बात समझ में आती है क्या आपको? आती है क्या? बताओ, बोलो हाउ। कह रहा किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, आवर्धन क्या होगा? बहुत अच्छी बात है। देखो आवर्धन का, दर्पण के लिए आवर्धन, दर्पण के लिए आवर्धन अपन कैसे निकाल सकते हैं? एम इज इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना। आवर्धन निकालने का ये वाला सूत्र भी याद रखना तुम। आवर्धन निकालने का ये सूत्र याद कर लो। आवर्धन निकालने का ये सूत्र भी याद कर लो। दर्पण के लिए आवर्धन इस सूत्र से भी निकाला जाता है। दर्पण के लिए आवर्धन इस सूत्र से भी निकाला जाता है ना? चलो, अब तुम्हें भाई क्या दिया हुआ है? तुम्हें यू दिया हुआ है ना? यू तुम्हें पता है, अगर तुम्हें कहीं से वी मिल जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वी कैसे निकालोगे? वी निकालने के लिए तुम दर्पण सूत्र निकाल दो। सो 1/f इज इक्वल टू वॉट? 1/v प्लस क्या हो जाएगा? 1/u। अच्छा आप जानते हैं भाई यू तो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। यू कितना दिया है? वस्तु की दूरी यू दिया है, यू बराबर कितना दिया है? -24 दिया है। -24 क्यों लिया? क्योंकि वस्तु हमेशा नेगेटिव साइड रखी होती है। यू इज ऑलवेज भी नेगेटिव, यार सबको पता होगा, नहीं पता है तो पता रखो आप। मैथमेटिक्स वाले हो या साइंस वाले हो, पता होना चाहिए कि यू कोई सा भी दर्पण हो, यू हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है? यू हमेशा नेगेटिव होता है। और एफ कितना दिया हुआ है? एफ दिया है 6 सेंटीमीटर। अब चूंकि अवतल दर्पण है तो एफ को भी अपन कैसा ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, आपको पता होना चाहिए। तो रख दो वैल्यू यहाँ पर, वैल्यू रख दोगे तो कितना आ जाएगा? -6 इज इक्वल टू वॉट? माइनस, ये हो जाएगा वी आपको निकालना है, प्लस 1 अपॉन माइनस कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, है ना? अब इस -6 को, अब एक काम करो, इसको इस तरफ ले आओ, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इस तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा? 1/24 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर डालो। बताओ, करो सॉल्व, बताओ वी की वैल्यू कितनी आ रही है? सॉल्व करो, बताओ वी की वैल्यू कितनी आ रही है ना? सॉल्व करो, वी की वैल्यू कितनी आ रही है, बताओ कितना आएगा? वी इज इक्वल टू, ये आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 24, है ना? ये यहाँ कितना आएगा भाई? 1, है ना? और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8 × 24 तो 4, और कितना हो जाएगा? 3, 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 4 से 24 कटेगा कितने बार? 8 बार। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा क्या? v इज इक्वल टू आ जाएगा -8।
v इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। क्या मैंने सही कैलकुलेट किया? एक बार जरा बताओ सभी लोग, मैंने सही कैलकुलेट किया कि नहीं? v इज इक्वल टू -8 आ रहा है पूरा सॉल्व करने के बाद, आ गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा मैग्निफिकेशन, आवर्धन चाहिए आपको, तो माइनस, तो ये पहले से सूत्र का ही माइनस है, ये तो फॉर्मूले में माइनस है ना, और -8 जो हमारा v निकला है अपॉन u कितना है? -24, -24, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस बचा रहेगा, तो ये हो जाएगा कितना आप जानते हैं? ये हो जाएगा -1/3, तो -1/3 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो -1/3 जरा आंसर। कितने लोगों का सही आ रहा था बताओ? कितने लोगों का सही आ रहा था आंसर? कितने लोगों का सही आ रहा था? आपका सही आ रहा था? आगे चलें, आगे बढ़े, चलिए। बेहतरीन क्वेश्चन है यार ये तो, मैं तो इस क्वेश्चन को मजेदार क्वेश्चन मानता हूँ। मतलब इस चैप्टर में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं ना, जनरल कॉन्सेप्ट पर बेहतरीन क्वेश्चन मिलते हैं इस चैप्टर में, जनरल कॉन्सेप्ट पर बेहतरीन क्वेश्चन मिलते हैं इस चैप्टर में। बताओ, कह रहा है मान लीजिए एक लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा है, मान लिया। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है। समान प्रतिबिंब तो भाई कहाँ मिल सकता है? समतल दर्पण में। समतल दर्पण में आप जानते हैं समतल दर्पण क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है। छोटा प्रतिबिंब कौन देता है? उत्तल दर्पण जो होता है बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब दे देता है। उत्तल दर्पण जो होता है बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब दे देता है, और उसके पैरों का आकार बड़ा है। अब जानते हैं जनरली सामान्यतः बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अपन क्या करते हैं? अवतल दर्पण लगाते हैं। सामान्यतः बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अपन अवतल दर्पण लगाते हैं, है ना। अब हमें बताना है, तो भैया उसका आप जानते हैं भाई उसका सिर जो है समान है, मतलब कि पहले उसने क्या किया? समतल दर्पण में सिर दिख रहा होगा उसका, उसका सिर समतल दर्पण में दिख रहा है, सिर समतल दर्पण में दिख रहा है, और उसका मध्य भाग दिख रहा है उत्तल दर्पण में, और उसके पैर दिख रहे हैं कहाँ पर? अवतल दर्पण में, इसलिए पैर बड़े दिख रहे हैं। तो आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। आंसर क्या आएगा? सी। कितने लोगों का सी आंसर आया? रेज योर हैंड। कितने लोगों का आंसर सी आया? बताओ। मैंने पूरा शेड्यूल दे दिया था आपको सप्ताह भर का। मैंने आपसे कह रखा है कि आपको मैं केवल पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाने के साथ साथ नोट्स भी बनवाऊंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो रोज मैं प्रैक्टिस के बहाने आपके जो टॉपिक हो चुके हैं उन सबको रिवाइज करवा देता हूँ। तो आप सोच रहे हो ऐसी तैयारी होगी कहीं कि मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, नोट्स भी बनवा रहा हूँ और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, और उन प्रैक्टिस के बहाने रिवीजन भी आपका हो जा रहा है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो ये करने वालों की संख्या मात्र 2-3% होगी, और उन्हीं 2-3% बच्चों का सिलेक्शन होना है जो बच्चे इस प्रक्रिया से गुजर जा रहे हैं। नहीं तो अधिकांश बच्चे तो सो ही रहे हैं, क्लास ही नहीं देख पा रहे हैं। जो क्लासेस देख पा रहे हैं वो रिवीजन नहीं कर पा रहे, जो रिवीजन कर पा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेशन में नहीं आ पा रहे हैं। कर लेंगे में समय बीतता रहता है ना। क्या दूसरी चीज़ों से फुर्सत तो मिल जाए ज़िंदगी में तब तो ये करोगे, ज़िंदगी में दूसरे कामों से फुर्सत मिल जाए तब तो पढ़ाई करोगे, है ना। जो काम पढ़ाई के बाद आपको करने होते हैं, नौकरी के बाद करने होते हैं, वो काम आप नौकरी के पहले करना चाह रहे हो। समझ रहे हो बात को? तो जब तुमने जो काम आपको जॉब के बाद करने हैं वो जब जॉब के पहले ही कर लिए तो फिर तुम्हें जॉब की नीड क्या रह गई, है ना। तो समझना पड़ेगा तुम्हें मामले को, थोड़ा गंभीरता से सोचोगे तो दिमाग काम कर जाएगा। जब तक ये चित्त काम नहीं करेगा तुम्हारा पढ़ाई मन नहीं लगेगा। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी पर रख दिया, सी पर। और जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है ना तो इमेज भी सी पर ही बनता है ना। बताओ। वेरी गुड एकता शर्मा, बहुत अच्छा लगा एकता। तो देखिए ध्यान से, कौन सा दर्पण दर्पण है? अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? सी पर। हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज भी कहाँ बन जाता है? नीचे बनता है, सी पे बनता है।
तो इमेज भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ये तुम्हें पता है ना। साइड मिरर में कौन सा लगा होता है, साइड मिरर जो होता है गाड़ियों का, उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कौन सी इमेज फॉर्मेशन होती है, सीधी तो होती, दिखता तो तुम जानते हो, नहीं तो ट्रक उल्टा थोड़ी दिखता तुम्हें, दिखता तो सीधा ही है ना ट्रक, ऐसा थोड़ी है कि ट्रक के चक्के ऊपर दिखते हैं और ट्रक की छत नीचे दिखती है। जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो और तुम्हारी गाड़ी के पीछे एक ट्रक आ रहा है, तो तुम्हारी गाड़ी का साइड मिरर है, उसमें ट्रक उल्टा थोड़ी दिख जाता है, उल्टा दिखता है क्या, कि चक्के ऊपर हो गए और सिर ट्रक का छत नीचे हो गया, ऐसा होता है क्या, नहीं। तुम्हारी गाड़ी के पीछे जो ट्रक आ रहा है वो सीधा ही दिखता है तुम्हें, है ना, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है वो अलग बात है ना। तो तुम अगर देखोगे तुम्हें दिखता तो सीधा है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, सीधा प्रतिबिंब सॉरी कैसा होता है, आभासी। तो सीधा और आभासी, सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। उत्तल दर्पण लगा होता है गाड़ियों के साइड में, उत्तल दर्पण लगा होता है, और उत्तल दर्पण कैसा बनाता है, हमेशा सीधा और आभासी बनाता है। एक गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी के कितने के बराबर होती है, आर इज इक्वल टू 2F। इसमें क्या है, क्वेश्चन में कुछ है क्या इसमें, देखो मैं ना तुम्हें इंटेलेक्चुअल मान के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। मेरे प्रैक्टिस सेशन के साथ पता है आपको एक अच्छी बात और एक बुरी बात पता है क्या है। अच्छी बात यह है कि मैं आपको इंटेलेक्चुअल मान के ही प्रैक्टिस करवाता हूँ, मतलब अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेशन में आओगे ना, तो अच्छी बात यह है कि मेरा अटेंशन यूट्यूब के व्यू इकट्ठा करना बिल्कुल नहीं होता है इन सेशंस के दौरान। मेरा अटेंशन ये होता है कि मैं सिलेक्शन ओरिएंटेड बच्चा निकालूं, है ना। मैं आपको जो क्वेश्चन करवाता हूँ ना, थ्योरी और कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो मेरा ये मानना होता है कि आपने अगर थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेशन लगाओ, सारे क्वेश्चन आपसे बने, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहा है वो आप सीखो, प्रैक्टिस करना सीखो, कैलकुलेशन मिस्टेक करो उनको सुधारो, ये मेरा उद्देश्य होता है। अगर मुझे अगर मुझे यूट्यूब के व्यूज बटोरने होंगे ना, तो मैं क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ तुम्हें पढ़ाऊंगा, मतलब टॉपिक क्वेश्चन के साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं टॉपिक तुम्हें सेपरेटली पढ़ा रहा हूँ। बात को समझो आप, ये मोटिव समझो आप। मैं जानता हूं ऐसा नहीं है, मैं मेरे को सब टाइप के पैतरे आते हैं, मुझे सारे टाइप के आप जानते हैं पैतरे आते हैं। तो मैं क्वेश्चन के साथ भी आपको टॉपिक पढ़ा सकता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ाया, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पूरा दर्पण बना दिया, उसकी 4 बातें बताई, 10 बातें बताई इसकी, लेकिन उससे होगा क्या, क्या कभी क्वेश्चन से टॉपिक तैयार हो सकता है, नहीं हो सकता। बात समझो आप। लेकिन क्या केवल टॉपिक पढ़ने से भी क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हमें दोनों करना पड़ेगा। तो मेरे क्लास में आप आते हो तो मैं आपको, ये इंटेलेक्चुअल क्लास होती है, मतलब ऐसा मैं मान के चलता हूं कि आप ना एक सामान्य बौद्धिक स्तर पर हो, आपने किसी भी टॉपिक के एक लेवल पर हो, और उस लेवल पर आके आप फिर क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर आपको कुछ नहीं आता तो पहले आओ बढ़िया तरीके से फिजिक्स पढ़ो मजे से, फिर मजा आएगा आपको, दबा के पढ़ो पहले मजे से। बताओ। एक बिंदु प्रकाश स्रोत के समांतर प्रकाश किरण उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाश से उपकरण का उपयोग किया जाता है ना, बताओ किसका प्रयोग करोगे, मतलब कि प्रकाश की किरणों को मिलाना है, मिलाकर भेजना है, तो प्रकाश की किरणों को मिलाकर भेजने के लिए किसका यूज करोगे, प्रकाश की किरणों को मिलाकर भेजने के लिए किसका यूज करोगे, बताओ। देखो अवतल दर्पण का काम क्या होता है, कि अवतल दर्पण आप जानते हैं क्या काम करता है, कि अवतल दर्पण आने वाली प्रकाश की किरणों को मिला देता है, मिलाएगा जब तो ये क्या बनेगी, एक बीम बनेगी, एक पुंज बनेगा, है ना। तो अवतल दर्पण, तो जो काम दर्पण में अवतल करता है, ध्यान से सुनना, दर्पण और लेंस प्रॉपर्टी वाइज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दर्पण और लेंस प्रॉपर्टी वाइज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दर्पण में जो काम दर्पण में जो काम अवतल करता है, लेंस में वो काम उत्तल करता है। दर्पण में जो काम अवतल करता है, लेंस में वही काम उत्तल करता है। एक बार फिर से बोल दूं क्या, दर्पण में जो काम अवतल करता है, लेंस में वही काम उत्तल करता है। तो ए और सी सही है आपके।
ठीक है ना, ठीक है ना कि नहीं, बताओ, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, बताओ। आपको आपको बताना है किसका इमेज कहाँ जनरेट होगा। उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है ना, अब उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी होगी ना, ये मान लो उत्तल दर्पण है आपका, वस्तु कहाँ हो सकती है उत्तल दर्पण के सामने, है ना, यही तो हो सकती है। तो आप जानते हैं कहीं पर भी वस्तु रखी हो, है ना, वस्तु कहीं पर भी रखी हो, इमेज कहाँ बनेगा, आप जानते हैं एफ और, आप जानते हैं एफ और पी के बीच में बनना है, ये एफ होता है और ये पी होता है, तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ और पी के बीच में, है ना। तो फोकस पर तो नहीं बनेगा, अगर बस इमेज इनफाइनाइट पर होती तो फोकस पर बनता, प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य, है ना, फोकस और ध्रुव के बीच सीधा आभासी व छोटा प्रतिबिंब बनेगा, है ना? बोलो हो। क्या कमेंट किया था, मैं पढ़ ही नहीं पाया, आपने डिलीट कर दिया। वो जो ये आजकल ये जो स्टार दिखता है ना, ये जो हार्ट दिखता है, हार्ट के पीछे आधा सा कमेंट दब जाता है, एक वर्ड आपका हार्ट के पीछे दब रहा था, तो मैंने उसको पढ़ने के लिए, कमेंट को ऊपर खिसकाने के लिए उसमें एक कमेंट डाला, जब तक आपने डिलीट कर दिया, कमेंट पढ़ ही नहीं पाया और डिलीट कर दिया। बहुत अच्छी बात है, तो डाला ही क्यों था, कमेंट किया ही क्यों था फिर। निम्नलिखित में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाने के लिए और बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके देखने के लिए। तो वाहनों की हाईलाइट में नहीं करते, है ना, आप जानते हैं सेविंग मिरर में तो नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें छोटी चीज को बड़ा करके देखना होता है, डेंटिस्ट भी छोटी चीज को बड़ा करके देखना होता है। गाड़ियों की हेडलाइट में नहीं करते भाई, साइड मिरर में करते हैं, रियर व्यू में करते हैं, रियर व्यू मतलब कि साइड मिरर, रियर व्यू में करते हैं, रियर व्यू मतलब कि साइड मिरर। हेडलाइट में तो क्या लगाओगे, अवतल लगाओगे, हेडलाइट में तो क्या लगाओगे, अवतल लगाओगे ना। वाहनों की हेडलाइट में कौन सा प्रयुक्त होता है, वाहनों की हेडलाइट में आप जानते हैं, हम हेडलाइट में प्रकाश किरण को आपस में मिलाकर दूर तक भेजना होता है, तो वहां पर अवतल दर्पण लगा देते हैं। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -6.5 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो माइनस है मतलब उल्टा तो बनना है, और एक से छोटा है मतलब छोटा बनना है, और उल्टा बनेगा तो आप जानते हैं क्या होगा, वास्तविक होगा, है ना, उल्टा होना है प्रतिबिंब, पहली चीज तो माइनस है मतलब उल्टा होना है, उल्टा होगा मतलब वास्तविक होगा, और एक से छोटा है, एक से कम है मान मतलब कि छोटा भी होगा। वैल्यू आवर्धन की वैल्यू एक से कम है मतलब प्रतिबिंब छोटा बनेगा, एक से ज्यादा है मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, उल्टा माइनस साइन है मतलब उल्टा बनेगा, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा कैसा होता है, हमेशा वास्तविक होता है ना। नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह वास्तविक गहराई से अधिक गहरा है, वास्तविक चौड़ाई, चौड़ाई से तो कोई मतलब नहीं, है ना, आप जानते हैं वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है, तो वो हमें वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किस घटना के कारण बेटा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण बेटे, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए बताओ, अभी और प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा मैं, इसका एक और प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे, अभी आप बताओ 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है, आउट ऑफ 20 कितने सही हुए बताना, ठीक है जी, चलिए, तो कल मिलते हैं बढ़िया एक नए टॉपिक के साथ।
है ना। थैंक यू सो मच। ऐड डिस्टर्ब करते हैं, अच्छा ये बोल रहे थे। अब ऐड यार, अब ऐड अब किसने लगाए हैं? ऐड अब तो आते रहते हैं, वो अपन ने थोड़ी लगाए ऐड।